हेलो बच्चों। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी 11th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स की। अब आगे बढ़ते हैं और 12th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स जो आपने बोर्ड्स में पढ़ रखे हैं। यहाँ पे देखो सारे डेरिवेशंस, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको। बस बेसिकली जो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे सब बता दे रहा हूँ। और उसके बाद से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वो देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो 12th स्टैंडर्ड आपका स्टार्ट होता है गॉस लॉ के एप्लीकेशन से। अगर आपको गॉस लॉ याद होगा तो गॉस लॉ में हमने क्या देखा था कि अगर मान लो कोई क्लोज सरफेस है और उसके थ्रू अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो बस आपको ये देखना है कि उसके अंदर कितने सारे चार्जेस हैं। उन सारे चार्जेस को आप ऐड कर दो, उसे हम टोटल चार्ज एनक्लोज बोलते हैं। इस सरफेस के अंदर जितने चार्जेस होंगे और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा इस क्लोज सरफेस के थ्रू। तो उसके एप्लीकेशन के तौर पर हमारे वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस है डेरिवेशन है, उसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। हमको बस खाली देखना है कि जैसे किस किस केस में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फीयर अगर आपके पास है, कंडक्टिंग स्फीयर मतलब मेटल का स्फीयर हो, या फिर स्फेरिकल शेल हो। स्फेरिकल शेल का मतलब होता है खाली शेल, हॉलो शेल। इसको हम लोग हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हैं, हॉलो स्फीयर। अगर ये चार्ज हो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर, तीनों में से कोई भी वर्ड हो तो तीनों का एक ही फॉर्मूला आएगा। और इसकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मान लो ये तुम्हारा कंडक्टिंग स्फीयर होगा, स्फेरिकल शेल बोल सकते हो, मतलब खोखला अंदर। अगर खोखला हो या फिर अगर ये भरा हुआ भी हो लेकिन कंडक्टर हो, समझ रहे हो ना, या तो ये खोखला हो या अगर भरा हुआ है तो कंडक्टर होना चाहिए। तो आपका जो चार्ज होता है कंडक्टर का वो सिर्फ सरफेस पे होता है, और अगर ये हॉलो रहेगा तो भी सरफेस पे ही होगा। तो ये चार्ज कंडक्टर बोल लो या फिर चार्ज हॉलोस्फीयर या चार्ज स्फेरिकल शेल। मान लो आपने इसके ऊपर क्यू चार्ज डाल के रखा हुआ है, तो मान लो ये आर रेडियस का है, ठीक है। तो इसकी वजह से तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। या तो इसके अंदर निकाला जा सकता है, अब इसके अंदर निकालोगे तो मान लो इसके अंदर आर डिस्टेंस पे अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसको मैं वी इन बोलूंगा। या तो आप सरफेस पे निकाल लो, सरफेस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा तो उसको मैं वी सरफेस बोलता हूँ। या फिर आप आर डिस्टेंस पर सरफेस के बाहर निकाल सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उसे हम वी आउट, सॉरी वी क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ई ई ई सरफेस यहाँ पे, ई इनसाइड द कंडक्टर या शेल, और ये ई आउटसाइड। तो क्योंकि हमारे पास चार्जेस है तो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की ओर जाएगा इस तरीके से, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन तीनों का फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं ई आउट की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पर जो भी चार्जेस पड़ा हुआ है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो सरफेस पे क्या होगा बताओ, आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा, देख रहे हो ना, सरफेस पे आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल आर डाल दो बस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ई इनसाइड जीरो होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है इसके, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज डिफाइन करते हैं, सिग्मा, मैंने आपको बताया था, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा के टर्म्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू अपॉन कितने एरिया पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि स्फीयर का एरिया होता है, इतने पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्यू का वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब ये वैल्यू अगर उठा उठा के इसमें डालोगे इक्वेशन में, तो आपके ई आउट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, क्यू का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैप्सुलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 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 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये सिग्मा के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया। और सरफेस पे क्या होगा बताओ, सरफेस पे आर और आर दोनों सेम हो जाएगा, मतलब कैपिटल स्मॉल आर जो है वो हो जाएगा कैपिटल आर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा सीधा।
क्योंकि सरफेस पे आर इज इक्वल टू आर होता है, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जीरो ही रहेगा। ये सिग्मा के टर्म्स में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एक कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल के लिए, समझ गए? उसी तरीके से अगर सपोज करो हम एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे यहाँ पे, चार्ज 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 या तो वायर बोल लो या फिर सिलेंड्रिकल शेल, सिलेंड्रिकल शेल या हॉलो सिलेंडर, मेटल वायर होगा ये। इस केस में देखो क्या होगा, देखो एक्चुअली में आपका जो वायर होता है वो भी अपने आप में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर ही होता है। वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। तो मान लो आपके पास, और ये इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट इनफाइनाइट वायर या सिलेंड्रिकल शेल या हॉलो सिलेंडर। तो मान लो ये आपके पास इनफाइनाइट सिलेंडर है। इनफाइनाइट मैंने आपको मतलब बताया था कि एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं होता है वो, लेकिन अगर जैसे कि मान लो आपके पास वायर है बड़ा सा, और वो बहुत बड़ा वायर है, और हम उसके काफी नजदीक जाके बात कर रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, तो वायर से जो जितने डिस्टेंस पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ना, उसके कंपैरिजन में इस वायर का लेंथ बहुत बड़ा है। तो क्योंकि वायर का लेंथ बहुत बड़ा है तो हम उसको इनफाइनाइट जैसा मान लेते हैं। एग्जैक्टली इनफाइनाइट नहीं होता है पर इनफाइनाइट जैसा मान लेते हैं, क्योंकि हम इस वायर या सिलेंडर के इतने नजदीक होते हैं कि वो जो दूरी होता है सिलेंडर से या वायर से जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसके कंपैरिजन में इसका लेंथ बहुत बड़ा होता है सिलेंडर का या वायर का, जो भी आप ले रहे हो। तो इसलिए हम इस लेंथ को इनफाइनाइट जैसा मान लेते हैं। तो मान लो इनफाइनाइट सिलेंडर हो या फिर इनफाइनाइट वायर हो, अब इसका एक्सिस होगा एक, तो जो बीचों बीच लाइन पास होती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये रहा इसका एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्सिस से हम डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पे भी देखो तीन चीजें आएंगी, जाहिर सी बात है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जी अगर मान लो तुमने इसको चार्ज करके रखा हुआ, पहले चार्ज कर देते हैं, इसको चार्ज करके रखा हुआ है तो ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा बताओ, ऐसे बाहर जाएगा, यहाँ से भी चार्ज चाहिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जाएगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगह निकालना है, एक तो अंदर निकालना है, और अंदर होगा आपका ई इनसाइड, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ई इनसाइड। एक सरफेस पे निकालना है, ई सरफेस हो जाएगा, इसका डिस्टेंस आर रेडियस के बराबर होगा, और एक आपका बाहर की ओर निकालना है जिसको हम ई आउट बोलेंगे। तो ई आउट से स्टार्ट करते हैं, इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे बाहर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सरफेस पे आर का वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, तो ई सरफेस का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इस केस में भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अच्छा लैम्डा क्या है, लैम्डा मतलब चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल इसका जो भी लेंथ होगा और इसके ऊपर जो भी चार्ज आपने डाला होगा, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसकी बात मैं कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो सिलेंडर या वायर का जो भी चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, मतलब टोटल चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दो, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके स्फीयर की, सिलेंडर की। इसमें एक और चीज देखा जाता है, चार्ज्ड शीट, चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर मान लो चार्जेस का पूरा आपने एक प्लेन शीट तैयार कर दिया और पूरा इनफाइनाइट, जैसे चार्जेस का पूरा एक इनफाइनाइट प्लेन शीट तैयार कर दिया आपने, इनफाइनाइट प्लेन शीट मतलब ये हर जगह से इनफाइनाइट है, इस तरीके से ऐसे यहाँ पे चार्जेस है, और चार्जेस का पूरा एक शीट तैयार किया, ऊपर से नीचे से इनफाइनाइट, आगे से पीछे से इनफाइनाइट। तो इसकी वजह से अगर आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, कहीं भी, तो वो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आता है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन सिग्मा क्या है बताओ, चार्ज अपॉन एरिया। अगर आपके पास कंडक्टिंग शीट है, इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है,
कंडक्टिंग शीट मतलब वो एक कंडक्टर होगा और कंडक्टर पे आपने चार्ज लगा के रखा है, मतलब ये एक कंडक्टर होगा और इस कंडक्टर पे आपने क्या किया, इस कंडक्टर को चार्ज कर दिया पूरा, और ये भी इनफाइनाइट है। तो अगर आप कोई कंडक्टर ले लेते हो, ये कैसा ना कि एक लाइन है बस सीधा चार्जेस का लाइन डाल के रखा है, और यहाँ हमने क्या किया, एक कंडक्टर रखा। अगर आप एक कोई कंडक्टर लेते हो कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर रखा आपने, तो अब यार कंडक्टर का हल्का सा कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा ही, तो इसमें क्या होता है ना, एक चार्जेस यहाँ आ जाता है, एक चार्जेस यहाँ आ जाता है, मतलब दो साइड से फिर चार्ज हो जाएगा। उसमें क्या था, एक सिंगल चार्ज था, जैसे अगर मैं इसको सामने सामने ऐसे रखूं तो ये कंडक्टर होगा, है ना, तो इस साइड भी पूरा इनफाइनाइट प्लेन शीट बनेगा और इस साइड भी इनफाइनाइट प्लेन शीट बनेगा। तो आप एक हिसाब से समझ सकते हो कि चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट जो है वो उसमें एक्चुअली दो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाता है, डबल हो जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, अगर कंडक्टिंग शीट आपको दे दिया तो समझ लेना कि दो शीट है हमारे पास, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि अगर मान लो आपके पास कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर किसी भी शेप का हो, अगर आप बहुत नजदीक हो उसके, वेरी क्लोज टू, मान लो ये चार्ज कंडक्टर है और इस कंडक्टर बहुत ही नजदीक हो, वेरी क्लोज टू कंडक्टिंग, सॉरी चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेरी क्लोज टू चार्ज कंडक्टर वो हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये जो भी फॉर्मूले आप लिख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, या जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं यहाँ पे, तो एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ यहाँ पे कि ये ध्यान रहे कि आपका जो, अगर ये सब कुछ सब जो है ना, ऑल दीज फॉर्मूला या फॉर्मूले वेयर फॉर वैक्यूम, ये सारे के सारे आपके जो फॉर्मूले थे वो वैक्यूम के लिए डिफाइन किए गए। अगर आपने ये सारे के सारे कंडक्टर्स या सिस्टम ऑफ चार्जेस को आपने किसी मीडियम में डाल दिया, इन मीडियम, अगर मीडियम में डाल दिया, तो जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के से रिप्लेस हो जाएगा, जहां पे के क्या होता है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो ये पूरा मीडियम में पड़ा हुआ होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा, इसको भी किसी मीडियम में डाल दोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट के एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 होता है, वैक्यूम या एयर दोनों का सेम माना जाता है, तो के का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट ही सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है। समझ गए? आगे बढ़ते बच्चों, और यहाँ पे हम बात करेंगे तीन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, और ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये तीन में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि तीनों का नाम एक जैसा है लेकिन तीनों का मीनिंग एकदम अलग है, और वर्ड्स में भी आप देखोगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पोटेंशियल है सिर्फ, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तीनों के नाम में भी डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस कैसा ना कि यहाँ पे एक एक वर्ड में है तो एक जैसा फील होने लग जाता है बच्चों को, लेकिन ये एक जैसा नहीं है बल्कि तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट अलग है। इसे बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, और शुरू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एनर्जी होता है। अभी एनर्जी कैसे आता है देखो, जैसे मान लो आपने एक चार्ज लिया, मैं एक चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ और आप दूसरा चार्ज लेके आते हो इन्फिनिटी से, तो होता क्या है कि जब दूसरा चार्ज आप लेके आ रहे होते हो तो उस चार्ज, मतलब ये उस चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जब ये रिपेल कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, इस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करके इस चार्ज को लाना पड़ता है। वर्क डन करने का मतलब है कि आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, आपको एनर्जी दे दे के जबरदस्ती इस रिपल्शन के अगेंस्ट इस चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज ला के रखना पड़ेगा। मान लो आपने बड़ी मेहनत से दूसरा चार्ज, मान लो ये चार्ज Q1 है, इसके रिपल्शन के अगेंस्ट आपने दूसरा चार्ज Q2 ला के यहाँ पे रख दिया, है ना, और R डिस्टेंस पे ला के रख दिया। तो यहाँ तक लाने में आपकी मेहनत लगी, आपकी एनर्जी लगी है, तो आपने जो भी मेहनत किया है
जो भी एनर्जी आपने सप्लाई किया है उसे हम फिजिक्स के टर्म्स में बोलते हैं कि हमने वर्क डन किया, और वो वर्क डन इस सिस्टम के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, और उसी स्टोर्ड वर्क डन को जो सिस्टम में स्टोर हो गया है इस चार्ज को लाने में, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। समझे? तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि आपने जो भी इस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन किया, इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, इस सिस्टम को बनाने में, जमा करने में आपका जो भी एनर्जी लगा है, जो भी वर्क डन लगा है, वो सिस्टम में आके स्टोर हो जाएगा, और उसी स्टोर्ड वर्क डन या स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो जब डेरिवेशन से इसका पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज का निकाला गया, तो दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। यहाँ पे सिर्फ R है, याद रखना, Q1 Q2 बाय R। अगर दो से ज़्यादा चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो फॉर n चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी आप चाहते हो, तो कैसे निकलेगा? देखो, मान लो आपने एक चार्ज लाया, दूसरा चार्ज लाया, इनके बीच में डिस्टेंस जो है, लेट्स से इट इज Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस R12 है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा बताओ सिस्टम का? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। लेकिन अगर मान लो आप तीसरा कोई चार्ज लेकर आते हो, तो तीसरे चार्ज को ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। तो मान लो ये Q3 है, इसके बीच में डिस्टेंस R13, इसके बीच में डिस्टेंस R23 है। तो अब इसमें दो टर्म और आ जाएंगे, एक क्योंकि ये रिपेल कर रहा है उसके वजह से एनर्जी आएगा, और एक ये रिपेल कर रहा है उसके वजह से एनर्जी आएगा। इसके रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, प्लस इसके वजह से आएगा 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23। मान लो आपने और एक चार्ज ला के रख दिया, टोटल 4 चार्ज का आपका पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है। तो फिर से अब क्या होगा बताओ? अब इसको रिपेल करने वाले 3 लोग हैं, एक तो ये, इनके बीच का डिस्टेंस हम R34 मान लेते हैं, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो अब कितने टर्म्स और आ जाएंगे? 3 टर्म्स और आ जाएंगे, एक इनकी वजह से Q3 Q4, तो 1/4πε0 Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस 1/4πε0 एक इसके वजह से Q1 Q4 अपॉन R14 और प्लस इसके वजह से 1/4πε0 Q2 Q4 अपॉन R24, उनके बीच का डिस्टेंस। तो जब एक दो से ज़्यादा चार्जेस रहे, तो आपको ये हर एक चार्जेस का जो जोड़ी है उसका पोटेंशियल एनर्जी का टर्म यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो, इसका तरीका एक है, अगर आपको ध्यान में रखना है तो, जैसे मैं 1/4πε0 कॉमन ले लेता हूँ, तो आपको जोड़ियाँ बनानी है। जैसे 4 चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4, तो कितनी जोड़ी बन सकती है बताओ? पहले Q1 को पकड़ लेते हैं, तो Q1 की जोड़ी आप किसके किसके साथ बना सकते हो? देखो, 1/4πε0 कॉमन ले लिया, तो Q1 Q2 Q1 Q3, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे Q1 Q4, Q1 Q2 के साथ, Q3 के साथ और Q4 के साथ, Q1 Q2 Q1 Q3 और Q1 Q4, 3 जोड़ी बना सकता है, 1 तीनों के साथ बना रहेगा। नीचे उनके बीच का डिस्टेंस है R12 R13 R14, समझ गए? प्लस अब बात करते हैं Q2 के लिए। अब Q2 देखो, Q1 के साथ ऑलरेडी जोड़ी बना चुका है, तो इसको भूल जाओ। फिर Q2 Q3 Q2 Q4, तो Q2 Q3 Q2 Q4 अपॉन R23 अपॉन R24, लास्ट में बचा यहाँ पे Q3, जो इन दोनों के साथ तो जोड़ी बना चुका है, इसके साथ बच गया Q3 Q4 अपॉन R34। ये हो गया आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे कॉम्बिनेशन का। और भी चार्जेस होंगे तो इसी तरीके से जोड़ी बना के आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, समझ गए? तो ये हो गया आपका, अगर मान लो 2 से ज़्यादा चार्जेस रहा तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का मतलब साफ है कि जब आप चार्जेस को जमा करते हो तो ये ऐसे ही जमा नहीं होगा, आपको एनर्जी दे के जमा करना पड़ेगा, वर्क डन करके जमा करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन है। तो आप जो जमा करने में आपकी एनर्जी जाती है, वर्क डन जाता है, वो इस सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझ गए? ये फॉर्मूला है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर चार्ज आपको नेगेटिव देके रखा है तो नेगेटिव ही लेना है चार्ज,
मतलब इस फॉर्मूले में जैसे मान लो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। तो चार्ज अगर नेगेटिव दिया है तो फॉर्मूले में नेगेटिव ही लेना है, पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव ही लेना है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, इस पर वापस आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी पे वापस आना पड़ेगा हमको आगे, पर फिलहाल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। सेकेंड कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। देखो पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस का होता है। यहाँ पे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। चार्जेस है तो चार्ज, पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स। तो चार्जेस का आपके पास अगर सिस्टम हो जिसमें मिनिमम 2 चार्ज हो या 2 से ज़्यादा चार्जेस हो तो हम उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल हमेशा किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? देखो किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज लाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है या जितना वर्क डन करना पड़ता है वही आपका पोटेंशियल होता है। समझे? यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? वर्क डन करना, जितना वर्क डन करना पड़ता है हमको चार्जेस को जमा करने के लिए, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो हमेशा आपने जो भी वर्क डन किया रहेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। जितना आपने वर्क डन किया वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहां मैं क्या बोल रहा हूं बताओ कि किसी भी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ रहा है उसे हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। समझे? तो पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है। पोटेंशियल का भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज के लिए जो वर्क डन लग रहा है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द एग्जिस्टिंग पॉइंट। समझे? और वर्क डन क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ऐसा हमने देखा यहाँ पे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू U/Q भी लिख सकते हैं। अभी ऐसा होता क्यों? देखो जैसे मान लो यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, ये चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ कि इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताने के लिए क्या करोगे? आप मान के चलो कि आप 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाओ, यहाँ तक लाओ, जो भी वर्क डन हुआ रहेगा वही पोटेंशियल, वही आपका पोटेंशियल कहलाएगा इस पॉइंट का। अब यहाँ पे पोटेंशियल आएगा किसकी वजह से बताओ? यहाँ पे किसी दूसरे चार्ज या चार्ज के सिस्टम की वजह से पोटेंशियल आएगा। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q या स्मॉल q ले लो। अब अगर मान लो मैं पूछता हूँ कि इससे r डिस्टेंस पे बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या करोगे? वर्क डन निकालोगे। आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक जो भी वर्क डन लगेगा, मान लो आपने क्या किया, एक चार्ज लाया Q0 इन्फिनिटी से यहाँ तक, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक अगर आपने लाया है तो जो भी आपने वर्क डन किया रहेगा वो चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R। Q1 Q2 बाय R यही होता है ना फॉर्मूला। अब अगर आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है इस पॉइंट पे तो आप क्या करोगे? पोटेंशियल U/Q0, जिस चार्ज को लेके आ रहे हो उसे डिवाइड कर दो, तो Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। Q वो चार्ज है जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, Q0 वो चार्ज है जिसको लाया जा रहा है। तो जिस चार्ज को लाया जाता है पोटेंशियल एनर्जी को उस चार्ज से डिवाइड कर दो तो आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इन शॉर्ट, अगर आपके पास कोई चार्ज है और उस चार्ज की वजह से अगर आप r डिस्टेंस पे पोटेंशियल ढूंढना चाहते हो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाय R। सिंपल, ये सिंगल चार्ज की वजह से। अगर मान लो फिर से आपके पास n चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, और तब आप पोटेंशियल ढूंढना चाहते हो किसी पॉइंट पे, पोटेंशियल हमेशा पॉइंट पे होता है, तो क्या होगा? जैसे मान लो बहुत सारे चार्जेस आपने यहाँ पे रख दिए, Q1 Q2 Q3,
और आप चाहते हो कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ क्या होगा। ये पॉइंट इससे r1 डिस्टेंस की दूरी पे, इससे r2 डिस्टेंस की दूरी पे और इससे r3 डिस्टेंस की दूरी पे। अब देखो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप टोटल मिला के इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल ढूंढना चाहते हो तो सबका पोटेंशियल एक काम करो, एक एक करके निकालो इस पॉइंट पे और ऐड कर दो सबको। एक एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा 1/4πε0 Q1/R1 इसकी वजह से प्लस 1/4πε0 Q2/R2 दूसरे चार्ज की वजह से और 1/4πε0 Q3/R3 तीसरे चार्ज की वजह से। तो ये इस पॉइंट का टोटल पोटेंशियल हो गया। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा, चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। समझ गए? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लास्ट में आपका बचता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो यहीं पे समझा दो क्या? थर्ड केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्जेस की वजह से हो गया, ठीक है, हो गया। थर्ड आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे इट इज बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। चलो यहाँ पे ये सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है आपके पास Q। अब इसकी वजह से हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का मतलब ये है कि जैसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा। जो भी एनर्जी मैं दूंगा इसमें स्टोर हो जाएगा। अगर 1 कूलम का चार्ज ला रहा हूं मैं तो वो जो वर्क डन है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे इस पॉइंट का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको बोल रहा हूं मैं A और या B बोल देता हूं, और एक पॉइंट यहाँ है, इसको मैं बोल दे रहा हूं A। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, ठीक है। इसको ये कैपिटल Q मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है इस चार्ज की वजह से आ रहा है। अब तो मुझे बताओ कि पोटेंशियल A का ज़्यादा होगा कि B का ज़्यादा होगा। पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से लाते हैं और इसके रिपल्शन के अगेंस्ट धकेल के एनर्जी देते हैं। जो भी एनर्जी दिया, जो भी वर्क डन हमने दिया, वही आपका पोटेंशियल कहलाएगा इन पॉइंट पे। अगर आप चार्ज जो लेके आ रहे हो वो 1 कूलम का होगा, तो 1 कूलम से ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां तक धकेलने में एनर्जी कम लगेगी, यहां तक धकेलने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना पोटेंशियल का, VA माइनस VB, इसी को हम, क्योंकि इसका ज्यादा पोटेंशियल इसका कम पोटेंशियल है, तो VA माइनस VB, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में होता है, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A हायर पोटेंशियल पे इस केस में, B लोअर पोटेंशियल पे। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका चार्ज कहाँ पे रखा है, चार्ज का नेचर क्या है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि A का पोटेंशियल हाई होगा कि B का पोटेंशियल। लेकिन हमें पता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और अगर आप Q पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से धकेल के लेके आ रहे हो इसके रिपल्शन के अगेंस्ट, तो यहाँ पोटेंशियल कम होगा क्योंकि यहाँ तक एनर्जी कम देनी पड़ी, फिर और एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देना पड़ेगा, इस बीच में और एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ तक लाने में, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर मान लो आप Q चार्ज को देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा बताओ, जो मैं VA माइनस VB लिख रहा हूँ, इनके पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस उतने ही वर्क डन का होगा जितना वर्क डन मुझे B से लेकर A तक एक्स्ट्रा करने में लग रहा है, यह डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो B से लेकर A तक जो भी मैंने वर्क डन किया है, VB to A, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि 1 कूलम का चार्ज लेके जाएंगे B से लेकर A तक, पर मान लो मेरे पास 1 कूलम चार्ज नहीं है, 10 कूलम चार्ज है, तो 10 कूलम चार्ज का जो भी वर्क डन आएगा उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 कूलम का बन जाएगा। तो इसलिए जो भी चार्ज आप लेके आ रहे हो उसको आपको
डिवाइड कर देना, उसी चार्ज से डिवाइड कर देना, ताकि हमको 1 कूलम के चार्ज के लिए वर्क डन मिल जाए। तो जो भी एक्स्ट्रा वर्क डन हम लोग बी से लेकर ए तक कर रहे हैं, वही डिफरेंस पोटेंशियल का रह जाएगा ए और बी के बीच में। उतना ही ज्यादा पोटेंशियल ए का होगा और बी इससे पीछे रहेगा। तो ए और बी के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो आप, तो कैसे निकालोगे? क्यू चार्ज को बी से लेकर ए तक आने में जितना वर्क डन लगा है, दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू। ये वो चार्ज है जिसको आप भगा रहे हो इस पोटेंशियल के बीच में। बस यही फॉर्मूला आ जाएगा आपका। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वी ए माइनस वी बी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे वी बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। और ये कहाँ से कहाँ तक लेना है आपका? यहाँ पे तो बी से लेकर ए तक आएगा। तो वर्क डन बी से लेकर ए तक हुआ, वर्क डन बी से ए तक हुआ, तो यहाँ वी ए माइनस वी बी होगा, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। यहाँ ए से बी जा रहा है तो यहाँ पे बी माइनस ए हो जाएगा फिर। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, साइन में प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। समझे? तो ये बात हो गई दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो, अगर मान लो आपके पास चार्जेस है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से आता है? चार्जेस की वजह से आता है। तो मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब किसी न किसी चार्ज की वजह से आ रहा होगा ये। अब हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आपने जमा करके रखा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। और अगर आपके पास चार्जेस है, तो इन चार्जेस की वजह से हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। इन शॉर्ट, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज की वजह से, और चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी आता है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो वी ए है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो वी बी है, मतलब ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। अब हम जानते हैं कि अगर सपोज करो आप चार्ज को बी से लेकर ए तक जाते हो, या हाँ बी से लेकर ए तक जा रहे हो, आप बी से लेकर ए तक किसी क्यू चार्ज को लेकर जाते हो, तो आपने वर्क डन किया बी से लेकर ए तक क्यू चार्ज पे, तो हमें पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये अभी देखा था हम लोगों ने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। चलो अब एक काम करो, इस वी ए माइनस वी बी को हम लोग डी वी लिख देते हैं, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, और क्यू को वहां भेज देते हैं। देखो यहाँ पे जो डी वी है, इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो वी ए माइनस वी बी दिख रहा है ना, इसी को मैंने डी वी लिख दिया, और कुछ नहीं। ये वी ए माइनस वी बी जो है, इसी को मैंने डी वी लिख दिया और क्यू वहां भेज दिया। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? यहाँ पे बच जाएगा आपका डी डब्ल्यू। अब ये डी डब्ल्यू क्या है, या ऐसा लिखो आप, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। क्यू को वहां भेज दिया और वी ए माइनस वी को डी वी लिख दिया मैंने। अब वर्क डन क्या होगा बताओ? वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, तो अगर क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को मान लो आप अंदर धकेल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अंदर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं डी एक्स है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये बी से लेकर ए तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डी एक्स है। और ये डिस्टेंस डी एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है बताओ? ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि आप चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो? देखो बी टू ए लेके जा रहे हो ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका राइट हैंड साइड में। तो डिस्प्लेसमेंट डी एक्स जो है वो आपका राइट हैंड साइड में हो रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा है बताओ? राइट हैंड साइड में लग रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज लेके रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज को जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स क्योंकि ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, तो इसका मतलब आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस एफ ई इंटू डी एक्स लिखूंगा मैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आपका वर्क डन नेगेटिव आ गया।
इज इक्वल टू क्यू इंटू डी हो जाएगा, समझे। तो माइनस एफ, अब माइनस साइन वहाँ भेज दो तो आपका एफ ई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी वी माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। एफ ई अपॉन क्यू फोर्स अपॉन चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये तो हम पिछले वीडियो कॉन्सेप्ट में देख सब चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और डी एक्स उनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये जो डी वी बाई डी एक्स है इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव है। पोटेंशियल ग्रेडियंट में अगर आप माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। देखो एफ ई अपॉन क्यू जो होता है फोर्स अपॉन चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आप देखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अच्छा इसमें यूनिट की बात मैंने की नहीं यार सब में, मैं यूनिट की बात चलो बाद में आके करता हूँ मैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस डी वी बाई डी एक्स है, डी वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल आप बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल आपका नेगेटिव आ रहा है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा, मीनिंग ये है इसका। तो आप मीनिंग यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है आपका डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा। मतलब साफ है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब अगर मैं मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता हूँ तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। इन शॉर्ट पोटेंशियल जो ए का होगा वो बी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाऊँगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होते चले जाएगा। तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी का पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा। और ये रिलेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, डीवी बाई डी एक्स को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। डीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डी एक्स मतलब उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जिन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप ले रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स हो गया, समझ गए। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा अब मैं यूनिट की बात कर लूँ तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका यूनिट तो जूल होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा यूनिट ऑफ यू, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ना तो जूल होगा, ऐसा यूनिट आपका जूल होगा। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो वोल्ट होता है, ऐसा यूनिट वोल्ट, इसको वोल्ट में मेजर करते हैं। और इसका भी जो ऐसा यूनिट होगा वो भी वोल्ट ही होगा, क्योंकि डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस तो पोटेंशियल का ही है, तो पोटेंशियल का अगर मान लो वोल्ट है ऐसा यूनिट, तो डिफरेंस भी वोल्ट ही होगा, समझे। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट आता है वोल्ट पर मीटर, ऊपर वोल्ट नीचे मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और होता है वोल्ट पर मीटर, और एक और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि वोल्ट पर मीटर भी होता है, क्यों होता है वो यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि इसका एक और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। चलो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है आपका, दैट इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। अब देखो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सरफेस है, सरफेस where each point has same potential, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो उसे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। जैसे मान लो अगर एक क्यू चार्ज है और एक क्यू चार्ज का आर डिस्टेंस पे मैं पोटेंशियल चाहता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय आर होगा। तो मान लो आपने क्या किया, आपके पास एक सर्कल है, किसी पर्टिकुलर रेडियस का,
इस सर्कल के सेंटर पे आपने ले जाकर एक चार्ज रखा Q। अगर आपने चार्ज Q रख दिया है तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। क्यों बताओ? क्योंकि देखो इस Q को आपने सेंटर पे रखा है, तो R डिस्टेंस पे अगर मैं यहाँ पोटेंशियल निकालता हूँ या यहाँ निकालता हूँ या यहाँ निकालता हूँ, सब तो R सेम ही होगा, तो मुझे हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अगर मैंने एक स्फीयर लिया, सर्कल नहीं बल्कि सर्कल एक्चुअली में आपका सरफेस नहीं देगा, वो सिर्फ एक लाइन देगा। आप स्फीयर ले लो, एक पूरा एक स्फीयर लो, उसके सेंटर पे जाके Q चार्ज रख दो, तो आपका जो स्फीयर है उसका जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। क्योंकि इस Q चार्ज से सेम डिस्टेंस पे हर पॉइंट है, तो सेम पोटेंशियल होगा हर पॉइंट का, तो इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। समझ गए? तो मान लो अब इसके अराउंड अगर आपने कोई दूसरा बड़ा सा स्फीयर बना दिया और आपने सेंटर सेम रखा दोनों का, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो ये दोनों क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्योंकि सरफेस के हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जो होगा वो सेम होता है। तो यहाँ पे देखो ऐसे ये जो स्फेरिकल सरफेसेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का यहाँ पे शेप स्फेरिकल सरफेसेस है। ऐसे अगर अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो आपका जो सरफेस होता है उसका शेप अलग अलग हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। जैसे मान लो आपने बहुत सारे चार्जेस ऐसे लाइन से लगा के रखे हैं या फिर एक प्लेन शीट का चार्ज लगा के रखा है, उसके वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्चुअली में यूनिफॉर्म होता है, हर जगह पे सेम होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर मान लो आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह पे सेम हो, तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ? जैसे मान लो यहाँ से पूरा लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे सामने जा रहा है, यूनिफॉर्म है, सबके बीच में स्पेस जो है वो इक्वल है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसा होगा? इसका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देखोगे, यानी कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब इस तरह से प्लेट्स आपको दिखाई देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल सरफेसेस, और ये पैरेलल सरफेसेस है वो सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। समझे? सो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दे के रखा है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये रहा, ये देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डायग्राम आप देख सकते हो। यहाँ पे तो मैंने दो तीन चीज़ें बता दी आपको। जैसे मान लो ये वाला केस जो था वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का ऐसा केस आएगा, इस तरह का सरफेसेस आएगा, प्लेन सरफेसेस। अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल सरफेसेस होता है, ठीक है। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अलग अलग केसेस में आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की बात करूँ तो अगर डाइपोल होगा, डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो आपको ऐसा दिखेगा, सर्कल सर्कल सर्कल। ये सर्कल्स जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। जो डॉटेड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस है, तो उसे नहीं देखना है। इधर देखो, देख के लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सर्कल्स है, और ये जो पूरा प्लेन है बीच में वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अगर आपका दो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ऐसे सर्कल्स में, और ये बीच में ऐसा गया हुआ है। दो कंडक्टिंग प्लेट्स है तो उसके बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे स्ट्रेट प्लेट्स होंगे, स्ट्रेट प्लेन सरफेसेस होंगे। अगर एक मेटालिक स्फीयर रखा हुआ है, मेटल का स्फीयर, और एक कंडक्टिंग प्लेट, तो उसके बीच का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसा होगा। समझे? मतलब सारे के सारे जो भी प्लेट्स है यहाँ पे वो सारे चार्ज्ड है, चार्ज प्लेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे हो जाएंगे। तो सारे एग्जांपल है, आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। मैं यहाँ पे साइड में इसको रख देता हूँ, ये पार्ट टेक्स्ट बुक का है, जो जस्ट सेट, नहीं तो ये जो नोट्स अगर मैं दे दूंगा तो इसी में से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहाँ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, बढ़ते हैं आगे। अब तो ये बात हो गई आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की दो खासियत है, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जहाँ कहीं भी आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं एक पॉजिटिव, ये क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूँ तो कैसा होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इससे इस तरह से रेडियली बाहर आएगा हर पॉइंट पे।
इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी जा सकती है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface. Perpendicular to equipotential. Electric field is always perpendicular to equipotential surfaces. पहली चीज तो ये हो गई, और उसके बाद अब आपका केस क्या आएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज along equipotential surface is 0. Along equipotential surface is 0. तो देखो आप जैसे मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको जाना है, और दो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग जाना है, तो इसमें वर्क डन क्या होगा बताओ। वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, सी ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी ए माइनस वी बी है, तो वी ए माइनस वी बी हमने क्या देखा था, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन चार्ज क्यू। तो अब अगर मान लो मैं बी से लेकर ए तक किसी चार्ज क्यू को लेके जा रहा हूं, तो वर्क डन मुझे इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है बी और ए, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो बी और ए दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो वी ए विल बी इक्वल टू वी बी। अगर वी ए वी बी के इक्वल हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए विल बी जीरो। तो किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप जाते हो चार्ज को लेके, तो कोई वर्क डन नहीं लगता, वर्क डन जीरो होता है, ये हमको क्लियरली दिख जा रहा है। तो बच्चों ये सारी बात थी आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस की। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब फिर से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी के कुछ केसेस देखेंगे हम लोग, और पोटेंशियल के कुछ केसेस देखेंगे। पोटेंशियल का एक केस है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, या फिर आप एक काम करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ याद रखना कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहला ड्यू टू सिंगल चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो एक सिंगल चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसका भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। हालांकि सिंगल चार्ज का सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, पर क्योंकि ये सिंगल चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि वो अकेला नहीं है। क्योंकि देखो अगर मान लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ले जाकर मैंने कोई चार्ज यहाँ पे लाकर रख दिया, तो ये चार्ज अकेला नहीं है, ये चार्ज अकेला हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी और चार्ज की वजह से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई और चार्ज भी है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। तो आप इसको अकेला चार्ज तो बोल नहीं सकते, और भी चार्जेस होंगे जो यहाँ पे बनाया नहीं जा रहा है। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है, तो आप एक समझ लो कि एक सिस्टम ही है, और इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। देखो मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू यू बाई क्यू होता है, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू वी। वी क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल है उसको अगर आप Q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे अगर एक चार्ज रखा है जिस पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी हो जाता है, या चार्ज का पोटेंशियल बोल सकते हो आप, Q इंटू वी हो जाता है। अगर मान लो एक से ज़्यादा चार्जेस रखा है, फॉर n चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक से ज़्यादा चार्जेस रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब क्या होगा बताओ, फॉर n चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जैसे मान लो n चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर,
n चार्जेस तो नहीं बोल सकते, सिर्फ हम 2 चार्ज की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके बुक में सिर्फ 2 चार्ज देके रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, n चार्जेस ज़्यादा हो जाएगा, ओनली 2 चार्जेस फॉर 2 चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो आप यहाँ पे 2 चार्ज रख देते हैं, Q1 Q2, और इन 2 पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है जहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं वो V1 और V2 है, ठीक है। अब इसका जो पूरा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा बताओ। देखो एक चार्ज का Q इंटू वी, तो पहले तो इसका Q1 इंटू वी वन हो जाएगा, अब प्लस Q2 इंटू V2 हो जाएगा। उसके अलावा देखो 2 चार्ज का भी तो सिस्टम बन रहा है ना, इनके बीच में डिस्टेंस अगर r है तो याद करो 2 चार्ज उनके बीच में डिस्टेंस अगर r हो तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। क्योंकि देखो अगर मान लो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने हटा दिया, तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया तो फिर तो Q1 Q2 चार्ज ही बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये 2 पोटेंशियल आ रहा था वो तो हट जाएगा। लेकिन भाई 2 चार्ज है और दोनों आपस में r डिस्टेंस पे है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये बच जाएगा यहाँ पे, तो सर ये एक्स्ट्रा टर्म भी यहाँ पे आ जाएगा। और ये 2 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है, समझ गए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर आपने एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल का मतलब पता है ना, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज और उनके बीच में कुछ गैप होगा, पिछले वीडियो में बताया था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उसके बीच में कुछ गैप होगा। तो मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका डाइपोल रखा हुआ है इस तरीके से, डाइपोल रखा हुआ है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, मैंने बताया था। तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L या Q इंटू डी मान के चलता है। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच में डिस्टेंस आपका 2L है, चार्ज Q है, Q है, माइनस Q प्लस Q, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, Q इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है और यहाँ पे मान लो एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे है जो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का, अगर एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम का वो होता है -P डॉट E, और या फिर आप इसको लिख सकते हो -P इंटू E इंटू कॉस थीटा, -P cos थीटा। P डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और cos थीटा में जो थीटा है वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो होगा, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका वैल्यू -P cos थीटा होगा। अगर मान लो किसी ने क्या किया, इस डाइपोल को रोटेट किया एक एंगल से दूसरे एंगल पे, तो इसका मतलब वो वर्क डन कर रहा है, तो वो जो वर्क डन करेगा वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू E कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। थीटा नॉट इनिशियल एंगल है और थीटा जो है आपका फाइनल एंगल है, तो इसका मतलब अगर आप थीटा नॉट से थीटा एंगल पर डाइपोल को रोटेट करते हो, दैट मीन्स आप वर्क कर रहे हो इस पर, और इस वर्क करने की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाता है और वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो आप जो भी वर्क डन कर रहे हो उस वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया P cos थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अगर एक सिर्फ एंगल देके रखा हुआ है कि चलो यार ये आपका एंगल है थीटा, तो बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप थीटा नॉट का वैल्यू जब आप 90 डिग्री ले लेते हो ना, तो आपका जो वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। अगर इनिशियल एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, समझे, जो भी आपने वर्क डन किया रहेगा उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया जाता है। जैसे अगर मान लो थीटा नॉट का वैल्यू 90 हो जाए
तो cos 90 जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, तो माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। देखो माइनस पी ई कॉस थीटा, वही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, समझे। तो जब डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, और वर्क डन अगर किया जाएगा थीटा नॉट से थीटा तक, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। तो डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लास्ट चीज यहां पे देख लेंगे हम लोग, वो ये कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब V ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। अब डाइपोल कैसे बनाते हैं हम लोग, ये रहा आपका प्लस और माइनस, माइनस प्लस, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका 12, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो मिड पॉइंट लोगे तो क्या होगा बताओ, L डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा और L डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ये टोटल हो गया 12 डिस्टेंस। ये आपका डाइपोल है, समझे। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा P, उसका वैल्यू क्या होता है Q इंटू 12। अब यहाँ से R डिस्टेंस पे अगर आपको कहीं पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, और वो R डिस्टेंस जब आप लेके आ रहे हो तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वहां तक आप क्या करो, इसके सेंटर से एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, वही तुम्हारा R वेक्टर होगा, और जो डिस्टेंस होगा ये R डिस्टेंस है। ये R वेक्टर आपके डाइपोल के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं, मान लो। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है बताओ, डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस तक होता है। तो डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट और R वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। R वेक्टर कैसे बनाया आपने, डाइपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट तक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड R है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R है। तो मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो इस पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है डाइपोल की वजह से, दोनों चार्जेस की वजह से, इस पूरे डाइपोल की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसके दो स्पेशल केसेस है, एक एक्सिस वाला और एक इक्वेटर वाला। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट, अगर आप एक्सिस पे डाइपोल का एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो, एक्सिस मतलब होता है दोनों चार्ज से अगर मान लो आप एक लाइन ड्रॉ कर दो तो वो हो गया उसका एक्सिस। तो मान लो ये माइनस है, ये प्लस है, और ये आपका डाइपोल है, इसके बीच का डिस्टेंस, ये आपका एक्सिस होता है, ठीक है। तो इस एक्सिस को मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपका एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस पे अगर आप किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, पर बस देखो यहाँ पे कि एक्सिस पे अगर ये पॉइंट को तुम एक्सिस पे ले जाते हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ, धीरे धीरे नीचे लेके आ जाओ, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपका ये मिड पॉइंट है, यहां से पहले आप R वेक्टर ड्रॉ करोगे इस पॉइंट तक, तो ये R वेक्टर तो यहाँ आ जाएगा, है ना, दिस इज R वेक्टर। और आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की ओर ऐसे जाता है। तो देखो P और R दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और इस साइड रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री भी हो सकता है ना। अच्छा, तो मैं ये बता दूं कि cos 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो यहां पे सिंपल से देख लो ना कि अगर इस पॉइंट को उठाकर अगर मैं यहां लेके आ जाता हूं एक्सिस पे ऐसे, तो एंगल तो 0 हो जाएगा आपका, और इसको उल्टा लेके जाता हूं मैं तो थीटा बढ़ने लगेगा, और अगर मैं इस पॉइंट पे लेके आ जाता हूं यहां पे तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। cos 0 1 होता है, cos 180 डिग्री -1 होता है। तो अगर यहां पे रहेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, एक्सिस cos 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पे थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर, P बाय R स्क्वायर, ठीक है।
और अगर मान लो इस पॉइंट पे कहीं रहा तो यहाँ पे तो थीटा का वैल्यू जो है वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपका जो v का पोटेंशियल का वैल्यू होगा एक्सिस पे इस पॉइंट पे वो होगा -1/4 पाई p अपॉन r स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है, cos 180 डिग्री -1 होता है। तो यहाँ cos 180 डिग्री आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है। तो एक्सिस पे इस साइड पे आपका पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर, इस पॉइंट पे आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर। ठीक है ना। दूसरा एक और पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है अगर इक्वेटर पे मैं चार्ज की बात, पोटेंशियल की बात करूं, यहाँ पे जैसे मान लो माइनस है और यहाँ पे प्लस है, दोनों चार्ज क्यू है, -q + q। इक्वेटर मतलब क्या? दोनों डायपोल के बीच में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ करते हो या एक प्लेन ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू, तो ये आपका इक्वेटर होता है। दिस इज योर इक्वेटर। और इस पर कोई भी पॉइंट ले लोगे, इस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पे पोटेंशियल आपका 0 मिलेगा आपको। क्यों 0 मिलेगा बताओ? क्योंकि ये पॉइंट इस चार्ज से उतने ही डिस्टेंस पे है जितने इस चार्ज से है। इसके वजह से नेगेटिव आएगा, उसके वजह से पॉजिटिव आएगा और एग्जैक्टली सेम आएगा, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। क्योंकि ये वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ये -q की वजह से सेम डिस्टेंस है दोनों का, तो ये जितना नेगेटिव पोटेंशियल देगा ये उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही हाल होगा, यहाँ पे भी वही हाल होगा, इस पूरे प्लेन में ऐसा ही होगा। और आपका इक्वेटर पे पोटेंशियल जो होगा हमेशा 0 होता है। एक्सिस पे या तो p बाय r स्क्वायर आ जाएगा या तो -p बाय r स्क्वायर आ जाएगा, डिपेंड करता है कि आप किस साइड हो। तो ये डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके सामने है, समझे? तो फाइनली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पे खत्म होता है। एक बार फिर से इसको देख लेना। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, मैंने पहले ही बोला था, लेकिन उसको ध्यान में रखना नहीं है। कंफ्यूजन होगा ऐसा बोलना नहीं है। आप इसको देखो, अगर थोड़ी सी दिक्कत होती है तो उसको फिर से देखो, पोटेंशियल वाले पार्ट को 2-3 बार देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये 3 चीजें अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। कहाँ कहाँ किसका फॉर्मूला है वो भी ध्यान में रख लेना। जब आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जनरली जो मेटल्स होते हैं दे आर कंडक्टर्स। तो कई बार हम मेटल्स कंडक्टर्स जो है वो एक दूसरे के लिए यूज कर लेते हैं। बात हम वैसे कंडक्टर्स की कर रहे हैं, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वही आपके कंडक्टर्स होते हैं। अब देखो कंडक्टर्स की कुछ खासियत है। पहली खासियत ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। मान लो कोई कंडक्टर है तो लाइंस ऑफ फोर्स आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। ठीक है, अंदर कोई चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता कंडक्टर के अंदर, हमेशा कंडक्टर के बाहर ही चार्ज हो सकता है, अंदर चार्ज नहीं हो सकता। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही होता है। तो मान लो ये कंडक्टर है आपका और आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर जाते आते उसके परपेंडिकुलर ही दिखेगा आपको, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा कभी, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा। मान लो आपका कंडक्टर स्फेरिकल है और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भेजा, ऐसे भेजा, ऐसे भेजा, तो ये जाते जाते कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ये सीधे जा रहा है, ऐसे ये ऐसे जाके ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, फिर परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगा और परपेंडिकुलर ऐसे बाहर ही निकलेगा। सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, ये इसकी खासियत होती है, समझे? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपके कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के नज़दीक, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपके पास कंडक्टर है तो कंडक्टर के काफ़ी नज़दीक अगर आप रहोगे तो हमेशा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है और उसके परपेंडिकुलर ही होता है, समझे?
अच्छा, एक और चीज, कंडक्टर के बाद पोटेंशियल की बात करता हूं मैं। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। अगर कंडक्टर को आपने चार्ज करके रखा हुआ है तो उस चार्ज कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टर इज सेम एवरीवेयर ऑन इट्स सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस, फिर से देखना, अगर आपके पास चार्ज कंडक्टर है तो उस चार्ज कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल उसके सरफेस पे और सरफेस के अंदर हर जगह पे सेम होगा। जैसे मान लो आपके पास एक कंडक्टर है और इसको आपने चार्ज करके रखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, चाहे कोई भी कंडक्टर हो, और अंदर भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 3 पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, तो इसके हर पॉइंट पे बाहर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। बाहर जब दूर जाने लगोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट पे अंदर और सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा। VA will be VB will be equal to VC will be equal to VD will be equal to VE, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। हाँ, एक और चीज, अगर मान लो आपके पास स्फीयरिकल कंडक्टर है, स्फीयरिकल कंडक्टर है R रेडियस का, और आपने इसके ऊपर चार्ज Q डाल के रखा हुआ है, आपने इसको चार्ज Q से इसको चार्ज कर रखा है, तो यहाँ पे मैं बता दूं पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, R डिस्टेंस बाहर पे V आउट, तो ये जो पोटेंशियल होगा बाहर V आउट, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अगर आप अंदर की बात करो, सरफेस की बात करो, तो मैंने आपको पहले बताया था कि सरफेस और सरफेस के अंदर हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। सरफेस और सरफेस के अंदर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू, बस R की जगह पे देखो, सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो स्मॉल r है उसका वैल्यू कैपिटल R हो जाएगा सरफेस पे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R। और वही सेम पोटेंशियल आपका अंदर भी रहेगा हर जगह पे। ये चीज जो आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये वैलिड बोथ फॉर conducting sphere as well as spherical shell और hollow sphere, spherical shell या फिर hollow sphere। देखो ये कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कंडक्टर जो, अगर आपका स्फीयर कंडक्टर है उसके लिए तो ये वैलिड है ही, साथ साथ अगर आपका स्फीयरिकल शेल या हॉलो स्फीयर होगा और वो चार्ज होगा तो उसके लिए भी 2 इक्वेशंस वैलिड है, V आउट और सरफेस और इनसाइड का जो आपका पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बात कंडक्टर्स की होती है बच्चों खत्म। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी हम लोगों ने कंडक्टर्स की बात की। कंडक्टर्स को छोड़ के बाकी जो भी मटेरियल बच जाता है उसे बोला जाता है इंसुलेटर्स, उसे हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स, या फिर आप उसको बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर्स या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे, मतलब कंडक्टर की बात नहीं करेंगे, कंडक्टर को छोड़ के बाकी जो बच गया उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं और डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। अब देखो डाइलेक्ट्रिक में होता क्या है, जैसे अगर आपके पास 2 टाइप का डाइलेक्ट्रिक होता है, पोलार या नॉन पोलार, पर उसकी बात वैसे मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पोलार हो चाहे नॉन पोलार हो उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो सेम होता है। तो हम डायरेक्टली एंड रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि मान लो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक देखो 2 टाइप का बोल ही देता हूँ मैं, एक तो पोलार होता है, दूसरा नॉन पोलार होता है। देखो नॉन पोलार में क्या होता है ना, डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, इसके मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, नो डाइपोल मोमेंट। और पोलार में डाइपोल मोमेंट होता है, इसके मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आपका HCl मॉलिक्यूल।
HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है ना कि Cl जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच के चला जाता है, तो इसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके पास हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ये डाइपोल बन गया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स मिलकर डाइलेक्ट्रिक बनाएगा, यानी कि HCl है आपका, उसको हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। और जैसे मान लो Cl2 है, H2 है, तो ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होता है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ये मिलकर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बनाएगा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने इस डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, मतलब मान लो बाहर से आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता क्या है कि अंदर चार्जेस कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगता है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ इस तरीके से चार्जेस अरेंज होते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाते हैं डाइलेक्ट्रिक के, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं डाइलेक्ट्रिक के, जिसकी वजह से क्या होता है, अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जमा कर लिया डाइलेक्ट्रिक ने, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक का खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक का खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये आपका डाइलेक्ट्रिक का, इसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक का, इसको ED लिख देता हूँ मैं, डाइलेक्ट्रिक का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से होता क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर कम हो जाता है, क्योंकि एक बाहर से जो एक्सटर्नल फील्ड था उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो जो ओवरऑल अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा बताओ, बाहर से जो आ रहा था E माइनस ED, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक के अंदर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों? बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अंदर का जो उसने खुद का जनरेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाता है। समझ गए? और ये जो प्रोसेस होता है, प्लस माइनस चार्ज इस तरीके से जनरेट होकर और उसके बाद अंदर ही अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक जनरेट कर देता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर पड़ जाता है। तो आपका मटेरियल कैसा है, डाइलेक्ट्रिक कैसा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना पोलराइजेशन होगा और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वीक होगा। इन जनरल आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया जाता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाइलेक्ट्रिक के अंदर आता है, वो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मान लो k टाइम्स कम हो जाता है, मान लेते हैं पुराना मतलब जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मान लो वो k टाइम्स कम हो जाए, इसके अंदर कम तो हो ही रहा है ना, k टाइम्स कम हो जाए, तो ये जो k आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ जाता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन की वजह से, उस नंबर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, उस डाइलेक्ट्रिक का, उस मीडियम का। तो k इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ गए? और ये आपका प्रोसेस होता है पोलराइजेशन का। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन का इक्वेशन है, अगर मान लो इक्वेशन पे क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो आई एम नॉट श्योर कि आएगा कि नहीं आएगा, तो वो पोलराइजेशन का जो इक्वेशन होता है आपके टेक्स्ट बुक में काई इंटू ई दे के रखा हुआ है, काई इंटू ई है, पर एक्चुअली में क्या होता है ना, वो एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई होता है। पी का जो वैल्यू है, जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, उसमें एप्सिलॉन नॉट भी लिखा रहता है, पर आपके बुक में पता नहीं एप्सिलॉन नॉट क्यों उसमें मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन ये कहता है कि आपका जो पी इज पोलराइजेशन, पी क्या है यहाँ पे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है आपका ये जो पी है, पोलराइजेशन का मतलब होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन, सॉरी मैग्नेटिक बोल रहा हूं मैं, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ये पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है
और पोलराइजेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो वैसे इस फॉर्मूला पे बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ दिया नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में। अगर क्वेश्चन मुझे दिखता है, कुछ मैं एनालाइज करके देखता हूँ, तो मैं क्वेश्चन को उस हिसाब से जब सॉल्व करवा दूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए फॉर्मूला याद रखो, पोलराइजेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई इनटू ई, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और काई को बोला जाता है ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। पोलराइजेशन वाले फॉर्मूले में नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो तो याद रखना कि इसके जो डाइपोल्स है वो सब अरेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। देखो, अगर मान लो पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके पास तो पहले से डाइपोल होगा। अगर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद वापस से आप उसके अंदर एक्चुअली डाइपोल्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि दोनों केस में लास्ट का रिजल्ट सेम होता है, मतलब आपके डाइलेक्ट्रिक के पास जो है वो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो इसमें कितना डाइपोल मोमेंट आया है, नेट डाइपोल मोमेंट, ऐसा समझ लो कितना डाइपोल मोमेंट आया है। क्योंकि देखो डाइपोल मोमेंट कैसे आया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज आ गया। तो अगर मान लो माइनस और प्लस चार्ज होता है और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है तो आ गया ना डाइपोल। तो आप समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल आ जाता है और उसका डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो ये डाइपोल मोमेंट है। यहाँ पे डाइपोल नेट जितना डाइपोल मोमेंट आया है उसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपको पोलराइजेशन P मिल जाएगा। और ये पोलराइजेशन डिपेंड करेगा कि आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। योर पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कुछ डिटेल में नहीं है, हम क्वेश्चंस में देख लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे अगर यहाँ पे दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा अगर मान लो आपके क्वेश्चंस इसके ऊपर ना आए तो अभी फिलहाल ये फॉर्मूला समझ लो। पोलराइजेशन का मतलब मैंने आपको समझाया कि पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से जो ये डाइपोल क्रिएट हुआ है प्लस माइनस का, तो कितना डाइपोल मोमेंट इसके अंदर आया है ये दिया रहता है एक्चुअली नेट डाइपोल मोमेंट। उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो डाइलेक्ट्रिक की तो पोलराइजेशन मिल जाएगा। और पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इक्वेशन है जहाँ पे काई को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंसेस, कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंसेस, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंसेस। देखो कैपेसिटर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी स्टोर करने में काम आता है। एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर करने में काम आता है, एनर्जी इज स्टोर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करने में काम आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करना है तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, चार्जेस को जमा करना पड़ेगा। हमने देखा था कि अगर मैं चार्जेस को धकेल के जमा करता हूं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। उसी पोटेंशियल एनर्जी को कई बार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस का जमा करना है, इकट्ठा करना है, तो मुझे चार्जेस को जमा करना पड़ेगा, चार्जेस को कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जिस डिवाइस पे तुम चार्जेस को स्टोर करते हो ताकि आपको एनर्जी मिल पाए, पोटेंशियल एनर्जी मिल पाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिल पाए, उस डिवाइस को ही हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। तुम्हारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं। ऐसा देखो, ऐसा प्लेट होता है आपका ऐसे दो प्लेट आमने सामने रख देंगे। ठीक है, ये प्लेट है तुम्हारा, ऐसा प्लेट, और उसके बाद ये ऐसे ही दूसरा प्लेट आमने सामने रख देंगे। तो इसको मैं बना ऐसे रहा हूँ, एक्चुअली में कुछ होता है ऐसे है। ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया, है ना। क्या बना दिया मैंने, रुको एक सेकेंड। ये एक प्लेट हो गया और ये एक प्लेट हो गया आपका। ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा, डिस्टेंस d, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, चार्जेस स्टोर करते हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। इनके बीच में डिस्टेंस d का गैप होगा और यही तुम्हारा क्या है, कैपेसिटर है। तो इसको हम इस तरीके से बनाते नहीं, दिखाने के लिए हम ऐसे बना देते हैं कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इस एक में हम पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेंगे, एक में हम नेगेटिव चार्ज स्टोर करेंगे, एक में प्लस क्यू, एक में माइनस क्यू, और ये आपका कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस अगर d है और फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं भरा है, मतलब वैक्यूम है या एयर है, तो अब ये आपका कैपेसिटर हो गया।
कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इस चीज को अगर आप मेजर करते हो तो मेजर हम कैपेसिटेंस में करते हैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब अगर मान लो हम किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं तो आप एक हिसाब से समझ लो कि उसकी एबिलिटी मेजर कर रहे हैं कि कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q मतलब चार्जेस, कितना चार्ज आपने स्टोर किया है, और जब आप चार्जेस स्टोर कर देते हो तो कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, क्योंकि प्लस चार्ज माइनस चार्ज है तो यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ का पोटेंशियल लो होगा। पॉजिटिव चार्ज के पास हमेशा पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव चार्ज के पास लो होता है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। ये V एक्चुअली में पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, याद रखना, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिफरेंस, और Q क्या है, चार्ज है। तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है वही आपका कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V। अगर मान लो आपके पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अंदर या तो एयर है या वैक्यूम है, दोनों एक ही चीज मानी जाएगी, और इसका अगर आप कैपेसिटेंस निकालते हो तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जहाँ पे A जो होता है वो आपका एरिया ऑफ प्लेट है, किसी प्लेट का, ऐसे प्लेट्स होते हैं ना, प्लेट का एरिया होगा अपना, एरिया ऑफ प्लेट है। तो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला भी है यहाँ पे चार्ज और वोल्टेज के टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका जो मटेरियल है, मतलब कितना डिस्टेंस पे है ये, अगर मान लो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है, एरिया A है, तो ये मटेरियल के बेसिस पे या डिवाइस के जो डायमेंशन है उसके बेसिस पे कैपेसिटेंस का आपका ये फॉर्मूला आता है। इसको एयर कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि अंदर एयर भरा हुआ है दोनों प्लेट्स के बीच में, पूरा खाली है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है पूरा खाली है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपने इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक भरने की वजह से क्या होता है ना कि इसके बीच का, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ रहता है चार्जिंग की वजह से, तो वो कमजोर पड़ जाता है, कमजोर पड़ने की वजह से कैपेसिटेंस कैपेसिटर का चेंज हो जाता है। अगर आपने कोई एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया कैपेसिटर के अंदर, मान लो पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऐसे केस में आपका जो इसका कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, मतलब K टाइम्स आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। पहले क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, अब क्या हो गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, मतलब K टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, K टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। आपका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाता है अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है तो। इसमें एक केस और आता है, जैसे मान लो आपका जो कैपेसिटर है काफ़ी बड़ा कैपेसिटर है ऐसे, हाँ इसमें दो तीन चीज़ें और मैं बता दूं। जैसे मान लो कैपेसिटर के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो आपने इसको पॉजिटिव चार्ज से इसको क्या कर दिया, आपने चार्ज रख दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया, तो यहाँ पे इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसके बीच में ऑब्वियसली बात है कैपेसिटर्स के बीच में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तो लेकर। तो कैपेसिटर के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है, कैपेसिटर के प्लेट पे जो चार्ज है, चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। मान लो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और डिस्टेंस D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आएगा, E इज इक्वल टू V बाय डी। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। याद करो मैंने बताया था कि E इज इक्वल टू dV माइनस dV बाई dx होता है, हमने देखा था E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव। तो हम नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। dV का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस और dx का मतलब होता है दो पॉइंट्स जिनके बीच का आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है। तो हमने दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, उसके बीच का डिस्टेंस d है,
तो ये v बाई डी हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है। और E का एक और फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा। ये हो गया आपका कैपेसिटर का केस, अगर सिंगल कैपेसिटर है तो। और उसके अलावा अगर मान लो यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं बता दूँ, अगर आपने कैपेसिटर को कैपेसिटेंसेस इन सीरीज, अगर आपने कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा रखा है कैपेसिटेंसेस इन सीरीज, तो सीरीज में मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है, फिर C2 है, फिर C3 है एंड सो ऑन। अगर इस तरह से आपने सीरीज में लगा रखा है और फिर आपने बैटरी लगा रखा है, देखो आप कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हो, कैपेसिटर को चार्ज आप बैटरी लगा के करते हो। जैसे मान लो यहाँ पे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को चार्ज करना है तो आप बैटरी लगा देते हो। अब बैटरी क्या करता है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इसको प्रोवाइड करता है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज उसको प्रोवाइड करता है और उसको चार्ज करते जाता है। तब तक चार्ज करते जाएगा जब तक बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है या जितना ईएमएफ है, जितना उसका खुद का वोल्टेज है, जब तक उतना वोल्टेज जनरेट ना हो जाए। जब उतना वोल्टेज कैपेसिटर्स के अक्रॉस भी जनरेट हो जाता है, तब दोनों का वोल्टेज सेम हो जाता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और तब हम बोलते हैं कि कैपेसिटर जो है आपका वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। समझे कि नहीं समझे? तो कैपेसिटर को चार्ज करने वाला एक्चुअली में बैटरी होता है। बैटरी चार्जेस प्रोवाइड करते जाता है तब तक जब तक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ना हो जाए या बैटरी के वोल्टेज के इक्वल ना हो जाए, तब वो चार्ज करना बंद कर देगा। समझ गए? मान लो अगर आपने कैपेसिटर्स को ऐसे सीरीज में लगा के रखा है, C1 C2 C3 इनका कैपेसिटेंस है, तो इस केस में याद रखना कि तीनों पर चार्ज सेम होगा। सीरीज में चार्ज सेम होता है तीनों कैपेसिटर पे। ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज। और ऐसे केस में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है पूरे तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर उसको मैं CS मान के चलूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज CS, तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल कैपेसिटेंस का, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे चलता जाएगा। ये बात हो गई आपके कैपेसिटर्स इन सीरीज की। अगर कैपेसिटर्स आपका कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देते हो तब क्या होगा, कैपेसिटर्स अगर आप पैरेलल में लगाते हो इस तरीके से C1 C2 C3 मान लो, C1 C2 C3, और बाद में कॉमन वोल्टेज भी दे दिया आपने बैटरी से, तो ऐसे केस में देखो सारे के सारे कैपेसिटर सेम 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है और उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में आपने बैटरी लगा के रखा हुआ है, तो जो बैटरी का वोल्टेज V है वो सबके अक्रॉस सेम आ जाएगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में ना सेम 2 पॉइंट के बीच में तीनों कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में V इज सेम फॉर ईच कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर के लिए इस बार V का वैल्यू सेम होता है, लेकिन इस बार चार्ज का वैल्यू अलग अलग होगा। इसमें चार्ज Q1 होगा, इसमें चार्ज Q2 होगा, इसमें चार्ज Q3 होगा, और इस केस में V अलग होता है। जैसे बैटरी V प्रोवाइड कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें से V1 इसके पास चला जाएगा, V2 इसके पास चला जाएगा और V3 इसके पास चला जाएगा, क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो वोल्टेज अलग अलग होगा। हाँ, ये होगा कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, और यहाँ पे चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टोटल चार्ज Q हो जाएगा। इसके लिए V तीनों के लिए सेम होगा तीनों केस में। और इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, यानी कि टोटल मिला के जो कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा तीनों का मिला के, उसको मैं CP लिख देता हूँ, वो सीधा एडिशन हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। जो हमने रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का केस पढ़ा था, उसका और इसका केस थोड़ा उल्टा है। उसमें सीरीज में ऐसा, पैरेलल में ऐसा इक्वेशन आता है, सीरीज में ऐसा इक्वेशन आता है। कैपेसिटर में पैरेलल में ऐसा इक्वेशन आता है और सीरीज में आपका जो है रेसिप्रोकल ऐड होता है। यानी कि अगर आप सीरीज में कैपेसिटर को लगाओगे तो इसका मतलब कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, जो ओवरऑल कैपेसिटेंस होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है।
और अगर आप कैपेसिटेंस को पैरेलल में लगा दोगे तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंक्रीज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका कम हो जाता है। ठीक है, चलो एक लास्ट केस देख लेते हैं यहाँ पे। सही, अगर सपोज करो आपका कैपेसिटर कुछ ऐसा है, हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उतना टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। पर मान लो आपका कैपेसिटर कुछ ऐसा है और इस बीच में मैंने क्या किया, इसके अंदर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर दिया। जैसे मान लो यहाँ तक मैंने कुछ और डाइलेक्ट्रिक भर के रखा हुआ है, यहाँ तक कुछ और डाइलेक्ट्रिक भर के रखा हुआ है, इस पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और डाइलेक्ट्रिक भर के रखा हुआ है, यहाँ तक, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। फिर यहाँ पे कुछ और डाइलेक्ट्रिक भर के रखा हुआ है मैंने, यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। ऐसा बहुत सारा लेयर्स हो सकता है, मैंने 3 ही लेयर बनाया हुआ है। और अगर आप देखोगे डिस्टेंसेस, तो मान लो इसका थिकनेस जो है वो D1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका थिकनेस D2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका थिकनेस D3 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, देखो एरिया ए सबके लिए सेम होगा क्योंकि प्लेट्स का एरिया तो ऐसा सबका सेम है ना। तो ऐसे केस में अगर आपको टोटल कैपेसिटेंस C निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A D1 अपॉन K1, D1 और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 प्लस D2 अपॉन K2 प्लस D3 अपॉन K3, और अगर और भी रहेगा तो ऐड होता चला जाएगा। ऐसा टोटल कैपेसिटेंस इसका आप निकाल सकते हो। ठीक है, D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2 प्लस D3 अपॉन K3 ऐसे ऐड करते चलेगा। राइट, चलो इसमें एक स्पेशल केस इसी का मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ कि मान लो आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है और उसका टोटल डिस्टेंस आपका D है। आपने क्या किया, इसके अंदर एक छोटा सा डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, छोटा सा, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसकी थिकनेस जो है वो T है, T थिकनेस है, T थिकनेस है इसका। तो अब इसका कैपेसिटेंस कैसा होगा, देखो यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 बाई K1। अब यहां पे एक अज्यूम करोगे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इसका थिकनेस T है, और उसके अलावा क्या बचा है बताओ, उसके अलावा बाकी जगह पे एयर भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। एयर या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है। समझ गए? तो मुझे बताओ कि एयर कितने जगह पे भरा हुआ है। अगर D में से T चला गया तो बचा क्या, D माइनस टी। तो D माइनस टी जगह पे एयर भरा हुआ है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है। तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट A D1 अपॉन K1। D1 मतलब एक काम कर लेते हैं, इसका थिकनेस ले लेते हैं, उसका थिकनेस क्या है, T है, और अपॉन K प्लस, अब दूसरे वाले का थिकनेस मतलब एयर वाले जो पूरा पार्ट है उसका टोटल थिकनेस क्या हो जाएगा, D में से T माइनस कर दो, D माइनस टी हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1। सिंपल है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी देखो इसको रीअरेंज करोगे तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पर मैं बोलता हूँ यही फॉर्मूला यूज करो, रहने दो। ये सिस्टमैटिकली आप ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 अपॉन K1 D2 अपॉन K2 है ना। तो पहले हम इसको पकड़ेंगे T बाई K, क्योंकि इसका थिकनेस T है, T बाई K प्लस बाकी बचा एयर, एयर का थिकनेस क्या है, D माइनस टी, और अपॉन उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया। तो ऐसा कोई अगर मान लो आपके पास कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, लास्ट चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कैपेसिटर में जब आप चार्ज स्टोर करते हो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर किया है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का 3 फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसका 3 फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक तो हाफ CV², ये C और V के टर्म्स में, दूसरा होता है Q² अपॉन 2C, ये चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में, और ये एक और होता है हाफ इंटू Q इंटू V। आप अगर एक फॉर्मूला याद करो और C इज इक्वल टू Q बाई V, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इससे आप बाकी फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। समझे? और बेसिकली ये 3 फॉर्मूला है आपका, कैपेसिटेंस के अंदर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है उसका ये 3 फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, हाफ CV² Q² बाई 2C और हाफ इंटू Q इंटू V। बाकी एक चीज और है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो थियोरेटिकल पार्ट है, चाहिए तो आप एक बार पढ़ लेना, वैन डी ग्राफ जनरेटर का।
तो उसमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा, लेकिन वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है उसमें अगर आप देखोगे तो वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है वो कोरोना डिस्चार्ज वाले उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो वेन डी ग्राफ जनरेटर, बेसिकली वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है वो चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है उसको अगर तेजी से भगाना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये काम करता है आपका कोरोना डिस्चार्ज पर। कोरोना डिस्चार्ज एक प्रिंसिपल है, उसको कोरोना डिस्चार्ज पे करते हैं। कोरोना डिस्चार्ज में क्या होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा दोगे तो हवा से भी चार्ज पास हो जाता है, करंट पास हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है ना कि यहाँ पे एक बेल्ट रहता है, घूमते रहता है, पढ़ा तो होगा ना आपने, और हमें चार्ज को है ना ले जाकर ट्रांसफर करना होता है। अब यहाँ पे चार्ज के लिए क्या करते हैं ना, बहुत ही पतला सा मेटल का ब्रश लेते हैं और इसके बीच में एकदम हाई वोल्टेज क्रिएट कर देते हैं। इतना हाई वोल्टेज क्रिएट करते हैं कि करंट यहाँ से यहाँ पास हो जाता है और यहाँ के चार्ज को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। वो बीच में गैप है, एयर है, पर इतना हाई वोल्टेज होता है इन दोनों के बीच में कि एयर से चार्ज पास हो जाता है, करंट पास हो जाता है। चार्ज पास होने का मतलब करंट पास होना है, और ये फट से चार्ज यहाँ पहुँच जाता है। अब बेल्ट घूमने की वजह से इस चार्ज को ऊपर ले जाता है और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऊपर वाले डोम में। यहाँ पे भी कनेक्शन रहता है, मतलब यहाँ पे भी कैसा होता है ना कि ब्रश का कनेक्शन आता है, वो ब्रश से क्या होता है चार्ज इसके डोम में चला जाता है। तो चार्ज जो है इसमें सेटल होने लगता है और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ोगे तो बहुत तेजी से भागता है यहाँ पे और किसी को हिट कर देता है, जिसको भी हिट करवाना हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर का है, समझे। थियोरेटिकल पार्ट मैंने बता दिया। अब इसमें हो सकता है क्वेश्चन मेरे को लग तो नहीं रहा है, अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे भी तो यही थियरी पार्ट में से पूछेंगे, किस पे काम करता है वो किसके लिए यूज होता है। तो ये एज एन एक्सेलरेटर यूज होता है, चार्ज एक्सेलरेटर। चार्ज एक्सेलरेटर की तरह इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा जो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है तो आपको कोई न्यूमेरिकल इस पर तो मुश्किल ही है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे। अब इन सारे फॉर्मूले, इन सारे थियरी और इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में हम लोग उतरेंगे न्यूमेरिकल्स लेकर। न्यूमेरिकल इन द सेंस एमसीक्यूज लेकर, सॉरी, क्योंकि एमसीक्यूज है, ऑप्शन है तो एमसीक्यूज है। तो एमएचटी सीटी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होगा वो हम अगले वीडियो से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।